घर में रोका टोकी की वजह से कुछ लड़के ये तय करते हैं कि घर में हमें रोका टोका जाता है क्योंकि हम नशे पानी करते हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि एक कमरा लेते हैं और अपने अपने जितने भी शौक़ मौजें सब वहीं पे करेंगे। तो ये 8-10 लड़के मिलके क्या करते हैं, एक सोसाइटी में कमरा ले लेते हैं और वहाँ पे हुक्का रखते हैं और भी नशे की चीज़ रखते हैं और खाना पीने का जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ होती है उसे रखते हैं और वहाँ पे सुबह शाम जाते हैं, नशे पानी करते हैं। अब होता क्या है, एक दिन उस कमरे में 8-10 लोग होते हैं, 8-10 लोग होते हैं, 5-6 हुक्के रखे होते हैं। तो उन लोगों में शर्त लगती है कि चलो ये देखते हैं सबसे ज़्यादा धुआं कौन निकालता है। अब जब वो शर्त लगा रहे होते हैं तो इतना धुआं निकालते हैं कि कमरे से बाहर तक धुआं जा रहा होता है और इन लोगों की आवाज़ जा रही होती है। तो सोसाइटी के लोगों को ये वाली बात बुरी लगती है, तो वो एक दूसरे से जाके बात करते हैं कि देखो हमारी कॉलोनी में, सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो सुबह शाम आके यहाँ पे शोर मचाते हैं, गाना गाते हैं, नशेबाजी करते हैं। अब इन लोगों से निजात पानी चाहिए। अब इसी वजह से, इनके नशे पानी की वजह से ही 3 कत्ल हो जाते हैं और ऐसे 3 कत्ल होते हैं जो कि बहुत भयंकर होते हैं। दरअसल कातिल ने क्या किया था, इन कत्लों को करने से पहले उसने रिहर्सल की थी कि वो कत्ल करेगा तो कैसे करेगा। उसने कुछ टीवी सीरियल देखे, क्राइम पेट्रोल टाइप के, उसने 2-3 सीरियल देखे। तो कातिल क्या समझता है कि मैं कत्ल करूँगा और बच जाऊँगा, लेकिन उस कातिल को ये नहीं पता था कि हम कोई भी अगर क्राइम करते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ देते हैं जिससे कि हम पकड़े जाते हैं। और आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है दिल्ली वसंत कुंज का एक इलाका है किशनगंज, और इसी का ही एक घर है C2 8/12। मैं बात कर रहा हूँ 10 अक्टूबर 2010 की सुबह लगभग 5 बजे का ये वाक़या होता है। दरअसल इस घर में 4 सदस्य रहा करते थे। उसमें क्या होता है, समय होता है लगभग सुबह 5 बजे का। तो उनमें से एक सदस्य जिंदा होता है और 3 की हो गई होती है हत्या। अब जो एक सदस्य जिंदा होता है, दरअसल वो नशे की हालत में होता है और उसके शरीर पे भी ज़ख्म लगे हुए होते हैं। अब वो जैसे ही उठता है तो अपने घर में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। अब वो ज़ोर ज़ोर से जैसे ही चिल्लाने लगता है तो आसपास के घरों में और लोगों के पास तक उसके चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ें जाती हैं। अब आसपास के लोग उसके घर में देखने जाते हैं कि क्या हुआ, ये लड़का चिल्ला क्यों रहा है। अब जैसे ही उसके घर के अंदर जाते हैं तो उस घर में 3 लाशें पड़ी होती हैं जो कि खून से लथपथ होती हैं। दरअसल वो 3 लाशें उस लड़के की माँ, बाप और बहन की होती हैं। अब लोगों को ये देख के बहुत ही डर लगने लगता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, एक परिवार के 3 लोगों को मार डाला। अब आसपास के लोग आने लगते हैं, उस घर में लग जाता है जमघट। अब इसी बीच में कोई पुलिस को कॉल कर देता है। अब पुलिस को जैसे ही कॉल करते हैं तो पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और जैसे ही पुलिस देखती है तो पुलिस भी ये देखकर सन्न रह जाती है कि एक ही परिवार के 3 लोगों को इतनी बुरी तरह से मारा गया है। दरअसल शुरुआत में देखने में ऐसा लग रहा था कि इस घर में लूटपाट की वजह से कोई घुसा है और उसी ने इन तीनों की हत्या की है। दोस्तों, घर का एकमात्र सदस्य ऐसा था जो कि जिंदा था और वो भी गंभीर रूप से घायल था। अब क्या होता है, उस सदस्य को ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और उसका इलाज करवाया जाता है और इधर में पुलिस जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। अब पुलिस क्या करती है, आसपास में जितने भी CCTV कैमरे होते हैं उन सब की फुटेज लेना चालू करती है कि इस घर में कौन आया कौन नहीं आया। और जितने भी पुलिस के आला अधिकारी थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, सभी लोग मौका वारदात पर पहुंचते हैं। इस मामले में पुलिस की 8 टीमें गठित की जाती हैं। अब ये दिल्ली का मामला था, यानी कि देश की राजधानी का। तो पुलिस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि आखिर एक ही परिवार के 3 लोगों की सदस्यों की हत्या कैसे हुई। और इधर से मीडिया भी पुलिस के ऊपर दबाव डाल रही थी। आसपास के सभी लोग बस यही चाहते थे कि पुलिस जल्द से जल्द उन कातिलों को पकड़ ले, लेकिन पुलिस को कोई क्लू मिल नहीं रहा था। अब दोस्तों, इस परिवार की बात करते हैं। इस परिवार का जो मुखिया था उसका नाम था मिथिलेश वर्मा, जो कि POP का कार्य करता था। इसकी पत्नी का नाम सिया होता है जो कि 48 साल के आसपास होती है, जो कि एक गृहिणी थी। इसकी एक बेटी होती है नेहा, जिसकी उम्र होती है 16 साल, और एक बेटा है, उसका नाम है सूरज।
और जो बेटा होता है वो गुरुग्राम के एक प्राइवेट स्कूल में बीए का फर्स्ट ईयर का छात्र होता है और वही सिर्फ इस घर में जिंदा बचा था और वो गंभीर रूप से घायल था, उसका इलाज चल रहा था। अब उसके परिवार में 3 लोगों की हत्या हुई थी, इसलिए उससे कोई ज़्यादा बात भी नहीं की जा रही थी। लेकिन पुलिस वालों के हाथ में कुछ पड़ नहीं रहा होता है और जो उधर में उसके परिवार वाले लोगों को जब उठा के ले जा रहे थे पोस्टमार्टम के लिए, उस समय की क्या बात होती है, एक सिपाही होता है, वो अपने बड़े अधिकारी के पास जाता है और वो उनसे कहता है कि साहब मुझे यहाँ पे दाल में कुछ ना कुछ काला लग रहा है। तो उनका बड़ा अधिकारी बोलता है कि ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें दाल में काला लग रहा है। तो वो बोलता है कि जो मिथिलेश है जिसकी हत्या हुई है, जो कि इस घर का मुखिया है, वो सो रहा था और वो चादर ओढ़ के सो रहा था। तो उसमें क्या है, किसी ने जो चाकू मारे हैं वो चादर के ऊपर से ही मारे हैं। तो उसका जो अधिकारी होता है, तो इसमें क्या नया है, चादर के ऊपर से किसी ने उसमें चाकू मार दिए तो इसमें क्या नया है। तो वो कांस्टेबल बताता है कि अगर किसी के घर में लूटपाट होती है तो क्या होता है, या तो घर के मुखिया है या घर का कोई भी सदस्य वो जागता है तो उसके बीच में लड़ाई भी होगी थोड़ी बहुत, वो अपना बचाव भी करेगा। लेकिन और अब बचाव करेगा तो क्या होगा, तो उसके ऊपर से चादर हट जाएगी। लेकिन जो मिथिलेश वर्मा मारा गया है उसके ऊपर से चादर हटाई नहीं गई थी, या इसका मतलब ये है कि वो सो रहा था और सोते हुए में ही चाकू मारे गए हैं। अब जैसे ही उसका अधिकारी ये वाली बात सुनता है, वो कहता है अरे हाँ, बात में तो दम है। अगर वो जागता तो उसके बीच में लड़ाई होती तो चादर भी हटती, लेकिन इसके ऊपर से चादर हटाई नहीं गई थी। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है जो लड़का है सूरज, उसके सर पे सिर्फ एक बार चोट लगी थी और जो उसकी माँ है उसमें जो है चाकू मारे गए थे 17 बार, और जो उसकी बहन है उसमें मारे गए थे 7 बार, और उसका जो पिता है उसमें चाकू मारे गए थे 8 बार, जो कि बहुत ही ज़्यादा गहराई से और बहुत ही ज़्यादा क्रूरता से मारे गए थे। लेकिन लड़के के सर पे सिर्फ एक ही चोट आई थी। अब होता क्या है, जब लड़के का इलाज हॉस्पिटल में हो जाता है और वो घर पे आता है तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे घर में आखिर क्या हुआ था और तुमने क्या देखा था। तो वो लड़का बताता है कि घर में रात को कुछ लुटेरे घुस आए थे और उन्होंने ही हमारे साथ ये सब किया है। अब दोस्तों, लड़के की बात में ये सच्चाई इसलिए मानी जाती है क्योंकि जो घर था उसका एक एक सामान पूरी तरह से बिखरा हुआ था, चाहे सेफ हो चाहे कोई भी अलमारी हो, वो सब खुली हुई थी और सामान बिखरा हुआ था। तो पुलिस वाले उसकी ये वाली बात तो मानते हैं कि ज़रूर रात को कोई ना कोई आया होगा तभी ये हुआ है। अब पुलिस लड़के से ये पूछती है कि तुम्हारे ऊपर ही गुंडों ने सिर्फ एक बार क्यों किया, तुम्हारी माँ बाप बहन इन सब के ऊपर कईयों बार किए, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक क्यों किया। तो वो लड़का बताता है जब वो गुंडे हमारे घर में आए थे तो उनसे हाथापाई हुई थी, तो किसी ने मेरे में ज़ोर से धक्का मार दिया। अब उन्होंने मेरे में धक्का मारा तो मेरा सर दीवार में लगा और मैं बेहोश हो गया। अब पुलिस वाले मन में सोचते हैं कि इस लड़के में सिर्फ एक ही मारा है, इसकी माँ में 17 मारे हैं, इसके बाप में 7 बार चाकू से हमला हुआ है, इसकी बहन में जो 8 बार चाकू मारे हैं और इसमें सिर्फ एक धक्का मारा, उसी में इसको छोड़ दिया। अब जो लड़का था वो पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है। अब पुलिस वाले क्या हैं, वो जैसे ही इस लड़के से जानकारी जुटा रहे होते हैं, इसी बीच में जो मिथिलेश होता है, जो इस घर का मुखिया था, उसके परिवार के लोगों को इस बारे में जानकारी मिल जाती है कि मिथिलेश, उसकी पत्नी और उसकी बेटी की हत्या कर दी गई है। दरअसल दोस्तों, जो मिथिलेश था वो उत्तर प्रदेश के कन्नौज का थाना लगता है खटिया, और खटिया का एक गांव लगता है फतवापुर, वो वहां का रहने वाला था। अब खटिया गांव में क्या होता है, उसके परिवार के लोग रहते हैं तो उनको सूचना दी जाती है। जैसे ही उनको सूचना दी जाती है तो खटिया गांव से सभी लोग मिथिलेश के घर पे पहुंच जाते हैं। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, जो उसके परिवार के लोग होते हैं उनसे पूछताछ करते हैं, और साथ में जो उसके अड़ोसी पड़ोसी होते हैं मिथिलेश के, उनसे भी पूछताछ की जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं इनका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो, इनके परिवार में कैसे लोग हैं, इनका बेटा कैसा है, इनकी बेटी कैसी है, ये सारी जानकारी ली जा रही थी। अब जैसे ही पुलिस वाले अड़ोस पड़ोस में पूछते हैं कि ये लड़का कैसा है, इसके बारे में क्या विचार है, क्योंकि ये लड़का अकेला बच्चा है, तो कोई बताता है ये जो लड़का है उसका जो चाल चलन है वो ज़रा ठीक नहीं है, वो नशेबाजी करता है और पढ़ने लिखने में इसका कोई ध्यान नहीं है, इसलिए अभी कुछ साल पहले इंटर में फेल भी हो गया है। इसके पिताजी इसको इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन ये लड़का पढ़ने लिखने में बिल्कुल डम था। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि ये बताओ
तुमने आखिर अपने पिता की और अपनी बहन की और अपनी माँ की हत्या क्यों की? मारने का मुद्दा था तो क्या था? अब पुलिस वाले जैसे ही इस लड़के से ये वाली बात पूछते हैं तो लड़का वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। अब जब लड़का रोने लगता है तो उसके परिवार के लोग और उसके रिश्तेदार के लोग जो होते हैं वो ये समझते हैं कि पुलिस वाले जो हैं इस लड़के को इसमें ज़बरदस्ती फंसा रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, पुलिस के साथ रोका टोकी करते हैं। वो कहते हैं आप इस लड़के को ज़बरदस्ती क्यों फंसा रहे हो? तो पुलिस वाले कहते हैं कि आप चिंता नहीं कीजिए, हम किसी को फंसा नहीं रहे, ये हमारे काम का ही एक हिस्सा है और हमें पूरी जानकारी लेनी है। और आपको एक बात और बताना चाहूँगा, पुलिस ने महज कुछ घंटों में ही इस राज का खुलासा कर दिया कि किसने किसको मारा और किसने किसको नहीं मारा। अब क्या होता है, वो पुलिस वालों को बताता है दरअसल बात ये थी कि चाहे मेरी माँ हो, चाहे मेरा बाप हो, चाहे मेरी बहन हो, ये तीनों क्या करते थे, मुझे छोटी छोटी बात पर ही रोकते थे, टोकते थे। मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ बैठना है, कहाँ नहीं बैठना, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, मेरी दोस्ती किससे होनी चाहिए, किससे नहीं होनी चाहिए, एक एक चीज़ पे ये लोग मुझे परेशान किया करते थे, मुझे टोकते थे। मैं इन लोगों से परेशान आ चुका था। मेरी छोटी बहन जो कि 9वीं क्लास में पढ़ती थी, उसका बॉयफ्रेंड था, उसका अफेयर चल रहा था। मैंने अपने पापा को उसके मैसेज पढ़ के सुनाए, लेकिन मेरे पापा ने उससे कुछ नहीं कहा और वो उल्टा मेरे ही ऊपर चढ़ रहे थे, मुझे ही डांट रहे थे, मुझे ही फटकार रहे थे। एक बार क्या होता है दोस्तों, ये जो लड़का है ये अपने घर से कुछ पैसे लेके भाग जाता है, यानी कि गायब हो जाता है। जब वो मिलता है तो वो अपने पिता के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा देता है कि मेरे गायब होने के पीछे मेरे पिता का ही हाथ था। मोहल्ले के लोगों को उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता थी कि ये लड़का क्या है, सिगरेट पीता है, हुक्का पीता है, दारू पीता है, इसमें बहुत सारे नशे हैं। तो मोहल्ले के लोग भी इससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। वो आके इसके घर पे शिकायत किया करते थे कि तुम्हारा लड़का ऐसे ऐसे नशे कर रहा है। अब जब मोहल्ले के लोग मेरे घर पे आते थे तो मेरे माता पिता मुझे डांटते थे, फटकारते थे। अब क्या होता है, अब हम लोगों ने, मैंने अपने दोस्तों के साथ में जाके प्लानिंग की कि ऐसा है, घर पे तो मुझे डांटते फटकारते रहते हैं लोग, हम लोग ऐसा करते हैं, कमरा लेते हैं, वहाँ पे चला करेंगे, वहीं पे जो भी नशा पानी करना है, जो भी खाना पीना है, वहीं पे खाएंगे पिएंगे, सोएंगे उठेंगे, मौज उड़ाएंगे। अब ये लोग एक कमरा ले लेते हैं। अब जैसे ही ये लोग कमरा लेते हैं तो वहाँ पे क्या है, हुक्का पानी चलाते हैं, अपना हुक्के चलाते हैं, धुआं निकालते हैं, गाने गाते हैं, ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक चलाते हैं। तो वहाँ के जो कॉलोनी के लोग होते हैं वो इनसे परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं ये कौन से लड़के आ गए हमारी गली में, जिन्होंने पूरा माहौल बेकार करके रखा है। तो कॉलोनी के लोग भी उसको होता है रोक रहे थे, टोक रहे थे। अब कॉलोनी के लोग भी इसको रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, इसके घर वाले लोग भी इसको रोक रहे हैं, टोक रहे हैं। अब ये सबसे परेशान हो जाता है। अब होता क्या है दोस्तों, सूरज मन ही मन में सोचता है कि ये तो कॉलोनी के लोग हैं, ये तो मुझे देता हूँ रोकेंगे टोकेंगे, तो क्यों ना मैं अपने घर पे ये सारी चीज़ें करूँ। तो उसने सोचा अब मैं घर पे करूँगा तो मेरे माँ बाप और बहन मुझे रोकेंगे टोकेंगे, तो क्यों ना इन तीनों को रास्ते से हटा दिया जाए। अब ये तीनों जब रास्ते से हट जाएंगे तो घर में मैं अकेला हूँगा। अब अपने घर में मैं कुछ भी करूँ, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। अब ये लड़का क्या करता है, ये अपने पास कुछ पैसे इकट्ठे करता है और पैसे इकट्ठे करने के बाद ही एक कैंची खरीदता है और एक धारदार एक चाकू खरीदता है। उसे ले जाके ये घर में छुपा लेता है। और क्या करता है ये लड़का कुछ दिनों तक कुछ टीवी के सीरियल देखता है, जैसे क्राइम पेट्रोल है, सावधान इंडिया है, यानी क्राइम की जो है सीरियल उनको देखना चालू कर देता है। अब ये उनको देखना चालू करता है तो ये पूरी प्लानिंग कर लेता है कि मुझे अपनी माँ बाप बहन की हत्या करनी है तो कैसे करनी है, और मैं इनकी हत्या करूँगा तो मैं पकड़ा भी नहीं जाऊँगा। अब क्या होता है, अब खून का दिन आता है जो दिन इसने तय किया था, यानी कि 9 अक्टूबर 2018 की रात आ जाती है। अब ये इंतज़ार करता है कि इसके परिवार के लोग कब सोएं। इसके पिता सो जाते हैं, माँ सो जाती है, बहन सो जाती है। अब ये चुपचाप से उठता है रात को और अपना वही धारदार चाकू निकालता है जो कि इसने ख़रीदा होता है। इसके पिता ने जो है चादर ओढ़ी हुई होती है। ये क्या करता है, ये बिना सोचे समझे अपने बाप की छाती पे कूद जाता है और चाकू पे चाकू, चाकू पे चाकू, चाकू पे चाकू मारता जाता है। ये टोटल 8 बार करता है अपने पिता के ऊपर और इससे इसके पिता की मौत हो जाती है। अब इसी बीच इसकी माँ आ जाती है और इसकी माँ इसे देखती है कि चाकू से अपने बाप के ऊपर हमला कर रहा है। तभी इसकी माँ इसको रोकने की कोशिश करती है। तो ये क्या करता है, उसी चाकू को अपनी माँ की गर्दन पे मार देता है। अब जैसे ही इसकी माँ की गर्दन पे वो चाकू पड़ता है तो इसकी माँ ज़मीन पे गिर के तड़पने लगती है। तब ये अपनी माँ की ओर देखता है
और थोड़ा सहम जाता है। इसकी माँ तड़प रही होती है, तो ये क्या करता है, अपनी माँ को तड़पता हुआ नहीं देख पाता, वही चाकू लेता है, अपनी माँ के ऊपर फिर चाकू से चाकू, चाकू से चाकू, चाकू से चाकू बार किया जाता है। टोटल 17 बार ये अपनी माँ के ऊपर करता है, जिससे कि इसकी माँ वहीं पे तड़प तड़प के अपना दम तोड़ देती है। इससे उसकी माँ के मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पाती। अब क्या होता है दोस्तों, ये अपनी माँ के पास उसके बगल में जाके बैठ जाता है और रोने लगता है। दरअसल ये अपनी माँ से बेइंतहा नफ़रत करता था और उसी की वजह से इसने अपनी माँ के ऊपर 17 बार वार किया था। अब होता क्या है, ये वहाँ पे बैठ के रो रहा होता है, तो इधर से अचानक से इसकी बहन की एंट्री हो जाती है। वो सुनती है वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, प्लस उसके भाई रो भी रहा था। अब जैसे ही इसकी बहन उस कमरे में प्रवेश करती है, तो ये देखता है अपनी बहन की तरफ। इसकी बहन इसके पास आके बोलती है, ये तूने क्या कर दिया, ये वो फलान ढिकान। इसकी बहन वहाँ पे आके भी इसको टोक रही थी। तो ये क्या करता है, वहीं पे बैठे बैठे अपनी बहन के ऊपर भी चाकू मार देता है। इसकी बहन ज़मीन में पड़ी पड़ी तड़प रही होती है। जब इसकी बहन वहाँ पे पड़ी पड़ी तड़प रही होती है, तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, ये लड़का सूरज अपनी माँ, बाप और बहन इनसे बेइंतहा नफ़रत करता था। तब इसकी बहन वहाँ पे तड़प रही होती है, तो ये क्या करता है, उसी चाकू को लेके जाता है और अपनी बहन के सीने में ज़ोर ज़ोर से मारता है। वो लगभग 8 चाकू अपनी बहन के सीने पे मारता है। अब एक तरफ इसकी माँ की लाश पड़ी है, एक तरफ इसके बाप की लाश पड़ी है और एक तरफ इसकी बहन की लाश पड़ी है, और जो उन तीनों के बीच में बैठा हुआ रो रहा होता है। और इन तीनों से बार बार बस एक ही चीज़ बोलता है कि अगर तुम लोग मेरे को छोटी छोटी बातों पर नहीं रोकते टोकते, छोटी छोटी बातें नहीं डांटते नहीं फटकारते, तो शायद आज मैं ये सब नहीं करता और शायद आज तुम सब जिंदा होते। अब वो लड़का क्या करता है, वहाँ से उठता है और बाथरूम की ओर जाता है। जो उसने हथियार खरीदे थे, कैंची और धारदार चाकू, वो उसको बाथरूम में लेके जाता है और अच्छी तरह से धोता है और अपनी जगह पे जाके रख देता है। उसने दोस्तों 15 अक्टूबर से इस सारी चीज़ की प्लानिंग की थी कि वो किसको कैसे कैसे मारेगा। वो 15 अक्टूबर से ही क्राइम के सीरियल देखना शुरू कर देता है और आखिर में आके 9 और 10 अक्टूबर की रात को वो इस क्राइम को अंजाम दे देता है। दोस्तों उसने इतनी रिहर्सल की थी, लेकिन वो बच ना सका। उसने इस घटना को अंजाम देने के बाद में अपने घर का सारा सामान फैला दिया, ताकि सुबह पुलिस को ऐसा लगे कि इस घर में लूटपाट हुई है और लूटपाट की वजह से ही इस घर के 3 सदस्यों की जान ली गई है। दोस्तों पुलिस के पास एक और क्लू था इस लड़के को ऊपर शक करने का। दरअसल होता क्या है, जो इस घर की सेफ होती है उसमें पैसे जैसे होते हैं वैसे की वैसे रखे होते हैं। उन पैसों से किसी ने हाथ नहीं लगाया था और उसकी चाबी कहीं ज़्यादा दूर नहीं रखी थी, बगल में रखी गई थी। अब इस घर में जब लूट हुई है तो लूट करने वालों ने पैसे से हाथ क्यों नहीं लगाया। बस यही पॉइंट ऐसा था कि पुलिस ने सूरज को पकड़ा और इससे एक एक चीज़ उगलवाई। अब जब इस घटनाक्रम के बारे में लोगों को पता चलता है तो सभी लोग ये बात सुनकर चौंक जाते हैं कि सूरज ने अपनी माँ, बाप और बहन की हत्या कर दी। दरअसल सूरज के घर वाले उसके अच्छे के लिए उसको रोका टोका करते थे और उस पर नाज भी किया करते थे। अपने बेटे की कभी उन्होंने बुराई नहीं की, हमेशा तारीफ़ भी किया करते थे कि हमारा बेटा ऐसा है, हमारा बेटा ऐसा है। लेकिन आखिर में उसी लड़के ने अपनी माँ, बाप और बहन की हत्या कर दी और ये घटना दिल्ली की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक हो जाती है। अब दोस्तों कईयों साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस लड़के को निचली अदालत से कोई सज़ा मिल नहीं पाई है और ना ही मामला कहीं ज़्यादा आगे बढ़ पाया है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को आपको सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि हमारे माता पिता जो होते हैं वो हमेशा हमारी अच्छाई के लिए ही हमें डांटते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लड़के और लड़कियां इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, वो थोड़ी एक पर्दे की ज़िंदगी में आ जाते हैं। वो देख नहीं पाते कि पर्दे के पीछे क्या अच्छाई है क्या बुराई है। उनको सिर्फ यहाँ पे अभी अपने नशे पानी शौक़ मौज ये दिखाई देते हैं, लेकिन रियलिटी इसकी उल्टी है। दरअसल जब लड़का नशा करने लगता है तो उसमें गलत ऐब आ जाते हैं, गलत ऐब आते हैं तो गलत लोगों से दोस्ती होती है, गलत लोगों से दोस्ती होती है तो गलत विचार आते हैं। और वही गलत विचार ऐसे थे कि इस लड़के ने अपनी माँ, बाप और बहन की हत्या कर दी। और ये लड़का
गलत लोगों से दूर रहता, नशा वगैरह नहीं करता, गलत ऐब में नहीं पड़ता, तो शायद आज ये लड़का जेल में नहीं होता और इसका पूरा परिवार आज जिंदा होता। तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी तो है ही कि अपने बच्चे को डांटें, फटकारें, जगह जगह पे जाने से रोकें, उल्टा सीधा काम करने से रोकें, लेकिन बच्चों की भी ये जिम्मेदारी है कि माँ बाप हमेशा हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं, हमारे बुरे के लिए नहीं बोलते, इसलिए हमें भी अपने माता पिता की बात सुननी चाहिए। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। नमस्कार।